दोस्तों, आज हम बड़े भाई साहब की कहानी पढ़ेंगे और उसे संक्षेप में समझेंगे। बड़े भाई साहब की कहानी प्रेमचंद जी द्वारा लिखी गई है। इस कहानी में दो भाइयों के संबंध को दिखाया गया है और यह बताया गया है कि कैसे बड़े भाई छोटे भाई का ख्याल रखते हैं, उसकी निगरानी करते हैं और उसको कैसे डांट डपट के सही राह पर लाया जाता है और अपनी इच्छाओं को दबाकर उसको बेराह होने से कैसे बचाया जाता है। तो शुरू करते हैं। बड़े भाई साहब। बड़े भाई साहब, मेरे भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े लेकिन केवल 3 दर्जे आगे। उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था जब मैंने शुरू किया, लेकिन तालीम जैसे महत्व के मामले में वह जल्दबाजी से काम लेना पसंद न करते थे। इस भवन की बुनियाद खूब मजबूत डालना चाहते थे जिस पर आलीशान महल बन सके। 1 साल का काम 2 साल में करते थे, कभी कभी 3 साल भी लग जाते थे। बुनियाद ही पुख्ता न हो तो मकान कैसे पायदार बने। लेखक कहते हैं कि बड़े भाई साहब उनसे उम्र में 5 साल बड़े थे लेकिन क्लास में सिर्फ 3 क्लास ही आगे थे। अच्छे तरीके से लेखक कहते हैं कि बड़े भाई साहब का विचार था कि फाउंडेशन अच्छा होना चाहिए ताकि उनको भविष्य में प्रॉब्लम न हो, इसीलिए 1-1 साल की पढ़ाई वो कभी 2 साल कभी 3 साल में पूरा करते। मैं छोटा था, वह बड़े थे। मेरी उम्र 9 साल की थी, वह 14 साल के थे। उन्हें मेरी तंबीह और निगरानी का पूरा और जन्मसिद्ध अधिकार था और मेरी शालीनता इसी में थी कि उनके हुक्म को कानून समझूं। छोटे भाई को समझ थी कि वो छोटे हैं तो बड़े भाई का सम्मान करना चाहिए और वो मानते थे कि बड़े भाई को उनको डांटने फटकारने का पूरा अधिकार है और उनके ऊपर निगरानी रखने का भी उनको पूरा अधिकार है। वह स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे, हरदम किताब खोले बैठे रहते और शायद दिमाग को आराम देने के लिए कभी कॉपी पर किताब के हाशियों पर चिड़ियों, कुत्तों, बिल्लियों की तस्वीरें बनाया करते थे। कभी कभी एक ही नाम या शब्द या वाक्य 10-20 बार लिख डालते। कभी एक शेर को बार बार सुंदर अक्षरों में नकल करते। कभी ऐसी शब्द रचना करते जिसमें न कोई अर्थ होता न कोई सामंजस्य। मसलन एक बार उनकी कॉपी पर मैंने यह इबारत देखी, स्पेशल अमीना, भाइयों भाइयों, दरअसल भाई भाई, राधे श्याम, श्रीयुत राधे श्याम, 1 घंटे तक। इसके बाद एक आदमी का चेहरा बना हुआ था। मैंने बहुत चेष्टा की कि इस पहेली का कोई अर्थ निकालो, लेकिन असफल रहा और उनसे पूछने का साहस न हुआ। वह 9वीं जमात में थे, मैं 5वीं में। उनकी रचनाओं को समझना मेरे लिए छोटा मुंह बड़ी बात थी। तो लेखक कहते हैं कि उनके बड़े भाई साहब बहुत पढ़ाकू थे, बहुत पढ़ते रहते थे, दिन भर पढ़ते रहते थे और कभी दिमाग को आराम देने के लिए वो किताब पर या कॉपियों पर कुछ चित्र या कुछ शब्द लिखा करते थे जिसका कुछ अर्थ ही नहीं होता था। छोटे भाई साहब समझना चाहते थे लेकिन वो समझ नहीं पाते थे और बड़े भाई से पूछने की उनमें हिम्मत नहीं होती थी। मेरा जी पढ़ने में बिल्कुल न लगता था। 1 घंटा भी किताब लेकर बैठना पहाड़ था। मौका पाते ही हॉस्टल से निकलकर मैदान में आ जाता और कभी कंकरियां उछालता, कभी कागज की तितलियां उड़ाता और कहीं कोई साथी मिल गया तो पूछना ही क्या। कभी चारदीवारी पर चढ़कर नीचे कूद रहे हैं, कभी फाटक पर सवार उसे आगे पीछे चलाते हुए मोटर कार का आनंद उठा रहे हैं। लेकिन कमरे में आते ही भाई साहब का वह रुद्र रूप देखकर प्राण सूख जाते। उनका पहला सवाल यह होता, कहाँ थे? हमेशा यही सवाल इसी ध्वनि में हमेशा पूछा जाता था और इसका जवाब मेरे पास केवल मौन था। न जाने मेरे मुंह से यह बात क्यों न निकलती कि जरा बाहर खेल रहा था। मेरा मौन कह देता था कि मुझे अपना अपराध स्वीकार है और भाई साहब के लिए उसके सिवा और कोई इलाज न था कि स्नेह और रोष से मिले हुए शब्दों में मेरा सत्कार करे। लेखक कहते हैं कि उनका मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता था। 1 घंटा भी ठीक तरह से पढ़ने नहीं बैठते थे और जब भी मौका मिलता वो हॉस्टल से बाहर जाकर खेलने लग जाते थे और जब खेलकर वापस आते तो भाई को वो सामना करने में डरते थे, उनके प्राण सूख जाते थे। तो उनका भाई भी उनसे उसी तरह से सवाल करते थे कि कहाँ गए थे, कहाँ थे, तो वो कुछ जवाब दे नहीं पाते थे जिसके कारण उनको बहुत डांट फटकार सुननी पड़ती थी। इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे तो जिंदगी भर पढ़ते रहोगे और एक हर्फ ना आएगा। अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी खेल नहीं है कि जो चाहे पढ़ ले, नहीं ऐरा गैरा न तो खैरा, सभी अंग्रेजी के विद्वान हो जाते।
यहाँ रात दिन आंखें फोड़नी पड़ती है और खून जलाना पड़ता है, तब कहीं यह विद्या आती है। और आती क्या है, हाँ कहने को आ जाती है। बड़े बड़े विद्वान भी शुद्ध अंग्रेजी नहीं लिख सकते, बोलना तो दूर रहा। और मैं कहता हूँ तुम कितने घोंघा हो कि मुझे देखकर भी सबक नहीं लेते। मैं कितनी मेहनत करता हूँ, यह तुम अपनी आंखों से देखते हो। अगर नहीं देखते तो यह तुम्हारी आंखों का कसूर है, तुम्हारी बुद्धि का कसूर है। इतने मेले तमाशे होते हैं, मुझे तुमने कभी देखने जाते देखा है? रोज ही क्रिकेट और हॉकी मैच होते हैं, मैं पास नहीं फटकता, हमेशा पढ़ता रहता हूँ। उस पर भी एक एक दर्जे में 2-2, 3-3 साल पढ़ा रहता हूँ। फिर भी तुम कैसे आशा करते हो कि तुम यूं खेल कूद में वक्त गवाकर पास हो जाओगे? मुझे तो 2 ही 3 साल लगते हैं, तुम उम्र भर इसी दर्जे में पड़े सरते रहोगे। अगर तुम्हें इस तरह उम्र गंवानी है तो बेहतर है घर चले जाओ और मजे से गुल्ली डंडा खेलो। दादा की गाड़ी कमाई के रुपए क्यों बर्बाद करते हो? यहाँ पर लेखक बता रहे हैं कि बड़े भाई साहब उनको किस तरह से डांटते थे। पूरा बता रहे हैं कि कितना मेहनत करना पड़ता है। बड़े भाई साहब को खुद ही 2-2, 3-3 साल लग जा रहे हैं कि क्लास में। अगर छोटे भाई नहीं पढ़े तो उनको तो एक ही क्लास में उम्र भर पढ़ते रहना पड़ सकता है। मैं यह लताड़ सुनकर आंसू बहाने लगता। जवाब ही क्या था, अपराध तो मैंने किया, लताड़ कौन सहे। भाई साहब उपदेश की कला में निपुण थे। ऐसी ऐसी लगती बातें कहते, ऐसे ऐसे सुक्ति बाण चलाते कि मेरे जिगर के टुकड़े टुकड़े हो जाते और हिम्मत टूट जाती। इस तरह जान तोड़कर मेहनत करने की शक्ति मैं अपने में न पाता था और उस निराशा में जरा देर के लिए मैं सोचने लगता, क्यों न घर चला जाऊं। जो काम मेरे बूते के बाहर है उसमें हाथ डालकर क्यों अपनी जिंदगी खराब करूं। मुझे अपना मूर्ख रहना मंजूर था, लेकिन उतनी मेहनत से मुझे तो चक्कर आ जाता था। लेकिन घंटे 2 घंटे के बाद निराशा के बादल फट जाते और मैं इरादा करता कि आगे से खूब जी लगाकर पढ़ूंगा। चटपट एक टाइम टेबल बना डालता, बिना पहले से नक्शा बनाए कोई स्कीम तैयार किए काम कैसे शुरू करूं। टाइम टेबल में खेलकूद की मद बिल्कुल उड़ जाती। प्रातःकाल 6 बजे उठना, मुंह हाथ धो नाश्ता कर पढ़ने बैठ जाना। 6 से 8 तक अंग्रेजी, 8 से 9 तक हिसाब, 9 से 9:30 तक इतिहास, फिर भोजन और स्कूल। 3:30 बजे स्कूल से वापस होकर आधा घंटा आराम, 4 से 5 तक भूगोल, 5 से 6 तक ग्रामर, आधा घंटा हॉस्टल के सामने ही टहलना, 6:30 से 7 तक अंग्रेजी कंपोजिशन, फिर भोजन करके 8 से 9 तक अनुवाद, 9 से 10 तक हिंदी, 10 से 11 तक विविध विषय, फिर विश्राम। लेखक कहते हैं कि अब इतना सुनकर तो वो तो एकदम रोने लग गए कि अब कोई जवाब ही नहीं था कि अब क्या करें। तो वो अपना अपराध को स्वीकार कर लेते हैं और एक अच्छा सा टाइम टेबल बना लेते हैं कि इतने से इतने देर तक इस तरह से पढ़ाई लिखाई करना है। और इतने जोश में उन्होंने टाइम टेबल बनाए कि खेलने का कोई मद ही उसमें नहीं रखा। मगर टाइम टेबल बना लेना एक बात है, उस पर अमल करना दूसरी बात। पहले ही दिन उसकी अवहेलना शुरू हो जाती। मैदान की वह सुखद हरियाली, हवा के हल्के हल्के झोंके, फुटबॉल की वह उछल कूद, कबड्डी के वह दाव घात, वॉलीबॉल की वह तेजी और फुर्ती मुझे अज्ञात और अनिवार्य रूप से खींच ले जाती और वहां जाते ही मैं सब कुछ भूल जाता। वह जानलेवा टाइम टेबल, वह आंखफोड़ पुस्तकें किसी की याद न रहती और भाई साहब को नसीहत और फजीहत का अवसर मिल जाता। मैं उसके साये से भागता, उनकी आंखों से दूर रहने की चेष्टा करता, कमरे में इस तरह दबे पांव आता कि उन्हें खबर ना हो। उनकी नजर मेरी ओर उठी और मेरे प्राण निकले। हमेशा सिर पर एक नंगी तलवार से लटकती मालूम होती, फिर भी जैसे मौत और विपत्ति के बीच भी आदमी मोह और माया के बंधन में जकड़ा रहता है। मैं फटकार और घुड़कियां खाकर भी खेलकूद का तिरस्कार न कर सकता था। अब लेखक कहते हैं कि टाइम टेबल बना लेना तो एक चीज है, मगर उसका पालन करना बहुत ही मुश्किल है। उनसे हो नहीं पा रहा था, उसमें खेलने का कोई समय ही नहीं था। इसलिए याली थी मैदान की, आकर्षित जब भी करते थे उनको तो वो खेलने चले जाते थे बाहर और फिर उनको बड़े भाई साहब की डांट फटकार फिर सुननी पड़ती थी। लेकिन वो ऐसे ही थे, उनका खेल में ध्यान रहता था, तो इतनी डांट फटकार सुनकर भी वो खेलकूद करते रहते।
सालाना इम्तिहान हुआ, भाई साहब फेल हो गए, मैं पास हो गया और दर्जे में प्रथम आया। मेरे और उनके बीच में केवल 2 साल का अंतर रह गया। जी मैं आया भाई साहब को आड़े हाथ लूं। आपकी वह घोर तपस्या कहाँ गई? मुझे देखिए, मजे से खेलता भी रहा और दर्जे में अव्वल भी हूँ, लेकिन वह इतने दुखी और उदास थे कि मुझे उनसे दिली हमदर्दी हुई और उनके घाव पर नमक छिड़कने का विचार ही लज्जास्पद जान पड़ा। हाँ, अब मुझे अपने ऊपर कुछ अभिमान हुआ और आत्मसम्मान भी बढ़ा। भाई साहब का वह रौब मुझ पर न रहा। आज़ादी से खेल कूद में शरीक होने लगा। दिल मजबूत था। अगर उन्होंने फिर मेरी फजीहत की तो साफ कह दूंगा, आपने अपना खून जलाकर कौन सा तीर मार लिया। मैं तो खेलते कूदते दर्जे में अव्वल आ गया। जबान से यह हिकरी जताने का साहस न होने पर भी मेरे रंग ढंग से साफ जाहिर होता था कि भाई साहब का वह आतंक मुझ पर नहीं था। भाई साहब ने इसे भाप लिया। उनकी सहज बुद्धि बड़ी तीव्र थी और एक दिन जब मैं भोर का सारा समय गोली डंडे की भेंट करके ठीक भोजन के समय लौटा तो भाई साहब ने मानो तलवार खींच ली और मुझ पर टूट पड़े। देखता हूँ इस साल पास हो गए और दर्जे में अव्वल आ गए तो तुम्हें दिमाग हो गया है। मगर भाईजान, घमंड तो बड़े बड़े का नहीं रहा। तुम्हारी क्या हस्ती है। इतिहास में रावण का हाल तो पढ़ा ही होगा। उसके चरित्र से तुमने कौन सा उपदेश लिया, या यूं ही पढ़ गए। महज इम्तिहान पास कर लेना कोई चीज नहीं, असल चीज है बुद्धि का विकास। जो कुछ पढ़ो उसका अभिप्राय समझो। रावण भवमंडल का स्वामी था। ऐसे राजाओं को चक्रवर्ती कहते हैं। आजकल अंग्रेजों के राज्य का विस्तार बहुत बड़ा हुआ है, पर इन्हें चक्रवर्ती नहीं कह सकते। संसार उसकी गुलामी करते थे। आग और पानी के देवता भी उसके दास थे। मगर उसका अंत क्या हुआ? घमंड ने उसका नाम निशान तक मिटा दिया। कोई उसे एक चुल्लू पानी देने वाला भी न बचा। आदमी और जो कुकर्म चाहे करे, पर अभिमान न करे। इतराए नहीं, अभिमान किया और दीन दुनिया दोनों से गया। लेखक कहते हैं कि सालाना इम्तिहान हुआ, मीन्स एनुअल एग्जामिनेशन हुआ, तो भाई साहब फेल हो गए और जो लेखक थे वो फिर से प्रथम आ गए अपने क्लास में। तो उनको थोड़ा सा अपने ऊपर रौब लगा कि भाई साहब इतना पढ़ के भी कुछ नहीं कर पाए और मैं खेलते हुए भी पास हो गया। तो उनको लगा कि अब भाई साहब तो मुझे कुछ नहीं बोलेंगे और वो थोड़ा सा रौब जैसा भाई साहब के सामने रहने लगा, जो कि भाई साहब समझ गए कि इसको घमंड हो गया है। तो भाई साहब ने उन्हें फिर डांटा, फिर से कहा कि एक बार पास हो गया, एक बार फर्स्ट हो गया तो इसका मतलब ये नहीं कि घमंड हो जाओ। इतना दिमाग नहीं रखना चाहिए सर पे कि घमंड तो रावण को भी हुआ था, लेकिन उसका अंत हो गया एक दिन, इसलिए ज़्यादा घमंड ना करें और दुनिया दोनों को समझें। शैतान का हाल भी पढ़ा ही होगा। उसे यह अभिमान हुआ था कि ईश्वर का उससे बढ़कर सच्चा भक्त कोई है ही नहीं। अंत में यह हुआ कि स्वर्ग से नरक में ढकेल दिया गया। शाहरुम ने भी एक बार अहंकार किया था, भीख मांग मांग कर मर गया। तुमने तो अभी केवल एक दर्जा पास किया है और अभी से तुम्हारा सिर फिर गया। तब तो तुम आगे पढ़ चुके। यह समझ लो कि तुम अपनी मेहनत से ही नहीं पास हुए। अंधे के हाथ बटेर लग गई, मगर बटेर केवल एक बार हाथ लग सकती है, बार बार नहीं लग सकती। कभी कभी गुल्ली डंडे में भी अंधा चोट निशाना पड़ जाता है। इससे कोई सफल खिलाड़ी नहीं हो जाता। सफल खिलाड़ी वह है जिसका कोई निशाना खाली ना जाए। लेखक आगे बताते हैं कि भाई उनको फिर से डांट रहे हैं और बोल रहे हैं कि अभिमान न करें, क्योंकि जो फर्स्ट आ गया है वो अंधे क्या है और ऐसा बार बार नहीं होता। मेहनत से ही पास करना चाहिए। कभी कभी तो खेल कूद में भी ऐसा होता है कि गोली डंडे में अंधा चोट निशाना लग जाता है, इसलिए घमंड ना करें। मेरे फेल होने पर मत जाओ। मेरे दर्जे में आओगे तो दांतों पसीना आ जाएगा। जब अलजेब्रा और ज्योमेट्री के लोहे के चने चबाने पड़ेंगे तब इंग्लिस्तान का इतिहास पढ़ना पड़ेगा। बादशाहों के नाम याद रखना आसान नहीं। 8 हेनरी हो गुजरे हैं। कौन सा कांड किस हेनरी के समय में हुआ, क्या यह याद कर लेना आसान समझते हो? हेनरी 7वें की जगह हेनरी 8वां लिखा और सब नंबर गायब। सफाचट, सिफर भी ना मिलेगा। सिफर भी हो किस ख्याल में? दर्जनों तो जेम्स हुए हैं, दर्जनों विलियम्स।
कोड़ियों चार्ल्स दिमाग चक्कर खाने लगता है, आंधी रोग हो जाता है। इस अभागों को नाम भी न जुड़ते थे, एक ही नाम के पीछे दोयम, सोयम, चहर्रुम, पंचुम लगाते चले गए। मुझसे पूछते तो 10 लाख नाम बता देता। बड़े भाई साहब छोटे भाई को डांटते हुए फिर से कहते हैं, अलग अलग उदाहरण देकर कह रहे हैं कि मेरे क्लास में आओगे, छोटे क्लास में हो इसलिए फर्स्ट आ गए कोई बात नहीं, लेकिन मेरे क्लास में आओगे जब, तब पता चलेगा कि पढ़ाई कितनी मुश्किल है। अलजेब्रा अलग पढ़नी पड़ती है, इंग्लिस्तान की इतिहास हिस्ट्री को अलग पढ़ना पड़ता है, बादशाहों के नाम याद करना पड़ता है। हेनरी तो 8-8 नाम के राजा हैं, और कौन से कांड किस हेनरी के समय हुआ ये सब याद रखना मुश्किल है। तो बहुत सारे नाम हैं जो कि इतिहासकारों ने एक ही नाम दे दिए हैं सभी को, 1 2 3 4 ऐसा करके, जबकि सबको अलग अलग नाम रखते तो पढ़ने में आसानी होता, लेकिन ऐसा नहीं है। सब एक ही नाम के पीछे बहुत सारे फर्स्ट सेकेंड थर्ड इस तरह से लगा दिया गया है। और ज्योमेट्री तो बस खुदा ही पना, अ ब ज की जगह अ ज ब लिख दिया तो सारा नंबर कट गए। कोई इन निर्दयी मुमतहीनों से नहीं पूछता कि आखिर अ ब ज और अ ज ब में क्या फर्क है, और व्यर्थ की बात के लिए क्यों छात्रों का खून करते हो। दाल भात रोटी खाई या भात दाल रोटी खाई, इसमें क्या रखा है, मगर इन परीक्षकों को क्या परवाह, वह तो वही देखते हैं जो पुस्तक में लिखा है। चाहते हैं कि लड़के अक्षर अक्षर रट डालें, और इसी रतंत्र का नाम शिक्षा रख छोड़ा है। और आखिर इन बेसिर पैर की बातों के पढ़ने से फायदा। लेखक कहते हैं कि ज्योमेट्री भी उसी तरह से है, ABC की जगह अगर ACB लिख दिया तो सारे नंबर 0। अब दाल भात रोटी कोई खा रहा है या भात दाल रोटी खा रहा है, इसमें फर्क ही क्या है। लेकिन वो कहना चाह रहे हैं कि जिस तरह से पढ़ाई प्रणाली है, शिक्षा प्रणाली है, उसको तो फॉलो करना पड़ता है ना, नहीं तो नंबर नहीं मिलते। इस रेखा पर वह लंबी गिरा दो तो आधार लंबा से दुगना होगा, पूछिए इससे प्रयोजन दुगना नहीं, चौगुना हो जाए या आधा ही रहे मेरी बला से, लेकिन परीक्षा में पास होना है तो यह सब कुछ खुराफात करनी पड़ेगी। वही एग्जाम्पल दे रहे हैं ज्योमेट्री का कि ऐसा करने से भी नंबर नहीं मिलेगा। कह दिया समय की पाबंदी पर एक निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम न हो। अब आप कॉपी सामने खोले, कलम हाथ में लिए, उसके नाम को रोइए। कौन नहीं जानता कि समय की पाबंदी बहुत अच्छी बात है, इससे आदमी के जीवन में संयम आता है, दूसरों का उस पर स्नेह होने लगता है और उसके कारोबार में उन्नति होती है। लेकिन इस जरा सी बात पर 4 पन्ने कैसे लिखे? जो बात एक वाक्य में कही जा सके उसे 4 पन्नों में लिखने की जरूरत? मैं तो इसे हिमाकत कहता हूँ। यह तो समय की किफायत नहीं बल्कि उसका दुरुपयोग है कि व्यर्थ में किसी बात को ठूस दिया जाए। हम चाहते हैं आदमी को जो कुछ कहना हो चटपट कह दे और अपनी राह ले, मगर नहीं, आपको 4 पन्ने रंगने पड़ेंगे, चाहे जैसे लिखिए, और पन्ने भी पूरे फुलस्केप आकार के। यह छात्रों पर अत्याचार नहीं तो और क्या है। अनर्थ तो यह है कि कहा जाता है संक्षेप में लिखो। समय की पाबंदी पर संक्षेप में एक निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम न हो। ठीक, संक्षेप में तो 4 पन्ने हुए, नहीं शायद 100-200 पन्ने लिखवाते। तेज भी दौड़िए और धीरे भी। है उल्टी बात है या नहीं? बालक भी इतनी सी बात समझ सकता है, लेकिन इन अध्यापकों को इतनी तमीज भी नहीं। उस पर दावा है कि हम अध्यापक हैं, मेरे दर्जे में आओगे लाला तो ये सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे और तब आटे दाल का भाव मालूम होगा। इस दर्जे में अव्वल आ गए हो तो जमीन पर पांव नहीं रखते, इसलिए मेरा कहना मानिए। लाख फेल हो गया हूँ लेकिन तुमसे बड़ा हूँ। संसार का मुझे तुमसे कहीं ज्यादा अनुभव है। जो कुछ कहता हूँ उसे गिरह बांधिए, नहीं पछताइएगा। बड़े भाई साहब डांटते हुए फिर से वही सब बात का उदाहरण देकर बताते हैं कि कैसे कैसे पढ़ना पड़ता है। निबंध लिखने के लिए संक्षेप में भी लिखने के लिए आता है तो 4-4 पन्ने के लिखने पड़ते हैं। तो लेकिन शिक्षा प्रणाली इसी तरह से है तो उनको ये सब मानना पड़ेगा और बड़े छोटे भाई को भी इसका पालन करना पड़ेगा, वरना जब आगे ऊंचे क्लास में जाएंगे तो उनको प्रॉब्लम होगी। तो ये सब अपने अनुभव की चीज बड़े भाई साहब छोटे भाई साहब को बताते हैं। स्कूल का समय निकट था, नहीं ईश्वर जाने यह उपदेश माला कब समाप्त होती। भोजन आज मुझे निस्वाद सा लग रहा था।
जब पास होने पर यह तिरस्कार हो रहा है तो फेल हो जाने पर तो शायद प्राण ही ले लिए जाएं। भाई साहब ने अपने दर्जे की पढ़ाई का जो भयंकर चित्र खींचा था उसने मुझे भयभीत कर दिया। स्कूल छोड़कर घर नहीं भागा, यही ताज्जुब है, लेकिन इतने तिरस्कार पर भी पुस्तकों से मेरी अरुचि ज्यों की त्यों बनी रही। खेलकूद का कोई अवसर हाथ से न जाने देता, पढ़ता भी मगर बहुत कम, बस इतना कि रोज टास्क पूरा हो जाए और दर्जे में जलील न होना पड़े। अपने ऊपर जो विश्वास पैदा हुआ था वह फिर लुप्त हो गया और फिर चोरों का सा जीवन कटने लगा। लेखक कहते हैं कि इतना डांट फटकार सुनने के बाद भी उनको वो खेल में रुचि थी, जिसके कारण वो बार बार खेलने चले जाते थे और छुप छुप कर चोर की तरह वो खेलते थे। अब भाग 3 पढ़ते हैं। फिर सालाना इम्तिहान हुआ और कुछ ऐसा संयोग हुआ कि मैं फिर पास हुआ और भाई साहब फिर फेल हो गए। मैंने बहुत मेहनत नहीं की पर ना जाने कैसे दर्जे में अव्वल आ गया। मुझे खुद अचरज हुआ। भाई साहब ने प्राणांतक परिश्रम किया, कोर्स का एक एक शब्द चाट गए थे। 10 बजे रात तक इधर, 4 बजे भोर से उधर, 6 से 9:30 तक स्कूल जाने के पहले मुद्रा कांतिहीन हो गई थी, मगर बेचारे फेल हो गए। मुझे उन पर दया आती थी। नतीजा सुनाया गया तो वह रो पड़े और मैं भी रोने लगा। अपने पास होने की खुशी आधी हो गई। मैं भी फेल हो गया होता तो भाई साहब को इतना दुख ना होता, लेकिन विधि की बात कौन टाले। अब यहाँ पर लेखक कहते हैं कि फिर से जब एनुअल एग्जामिनेशन हुआ तो वो तो पास हो गए, क्लास में फर्स्ट भी आ गए, किंतु बड़े भाई साहब फेल हो गए। तो इतना मेहनत किए थे बड़े भाई साहब, बहुत ही रूटीन बनाकर बहुत सारा पढ़ाई किए थे, मगर वो फेल हो गए। उनके चेहरे की चमक चली गई और वो कुछ कर नहीं पाए और इसके कारण छोटे भाई को भी बहुत दुख हुआ। उनको इतना अफसोस हुआ कि वो सोच रहे थे कि अगर वो भी फेल हो जाते तो शायद बड़े भाई साहब को ज्यादा दुख ना होता। मेरे और भाई साहब के बीच में अब केवल एक दर्जे का अंतर और रह गया। मेरे मन में एक कुटिल भावना उदय हुई कि कहीं भाई साहब 1 साल और फेल हो जाएं तो मैं उनके बराबर हो जाऊं, फिर वह किस आधार पर मेरी फजीहत कर सकेंगे। लेकिन मैंने इस विचार को दिल से बलपूर्वक निकाल दिया। आखिर वह मुझे मेरे हित के विचार से ही तो डांटते हैं। मुझे इस वक्त अप्रिय लगता है अवश्य, मगर यह शायद उनके उपदेशों का ही असर है कि मैं दनादन पास हो जाता हूं और इतने अच्छे नंबरों से। लेखक कहते हैं कि अब 1 ही साल का अंतर हो गया था बड़े भाई और छोटे भाई की क्लास में। 1 साल और बड़े भाई फेल हो जाएंगे तो दोनों बराबर क्लास में आ जाएंगे और फिर वो उनको उतना डांट फटकार नहीं दे पाएंगे। लेकिन ऐसी इच्छाएं मन में आती थी उनके तो उनको वो फिर निकाल देते थे, क्योंकि ऐसी इच्छा अच्छा नहीं है। क्योंकि जो बड़े भाई साहब जो बात उनको बताते हैं उनके भले के लिए बताते हैं, और जो वो अच्छे नंबर से पास हो रहे हैं लेखक, वो हो सकता है कि उनके डांट फटकार का ही एक असर हो कि उनके डांटने फटकारने की वजह से वो कुछ पढ़ लेते हैं, जिसकी वजह से वो अच्छे नंबरों से और पास होकर फर्स्ट आ जाते हैं। अब भाई साहब बहुत कुछ नरम पड़ गए थे। कई बार मुझे डांटने का अवसर पाकर भी उन्होंने धीरज से काम लिया। शायद अब वह खुद समझने लगे थे कि मुझे डांटने का अधिकार उन्हें नहीं रहा, या रहा भी तो बहुत कम। मेरी स्वच्छंदता भी बढ़ी। मैं उनकी सहिष्णुता का अनुचित लाभ उठाने लगा। मुझे कुछ ऐसी धारणा हुई कि मैं पास ही हो जाऊंगा, पढ़ूं या ना पढ़ूं, मेरी तकदीर बलवान है। इसलिए भाई साहब के डर से जो थोड़ा बहुत पढ़ लिया करता था वह भी बंद हुआ। मुझे कनकौवे उड़ाने का नया शौक पैदा हो गया था और अब सारा समय पतंगबाजी की ही भेंट होता था। फिर भी मैं भाई साहब का अदब करता था और उनकी नजर बजाकर कनकौवे उड़ाता था। मांझा देना, कन्ने बांधना, पतंग टूर्नामेंट की तैयारियां आदि समस्याएं सब गुप्त रूप से हल की जाती थी। मैं भाई साहब को यह संदेश न करने देना चाहता था कि उनका सम्मान और लिहाज मेरी नजर में कम हो गया है। अब लेखक कहते हैं कि वो इतना कुछ सुनने के बाद भी अपने खेल की रुचि के कारण वो खेल में ज्यादा ध्यान देते थे और फर्स्ट आ गए थे, तो अपनी उनकी स्वच्छंदता थोड़ी बढ़ गई थी। उनके भाई भी थोड़ा नरम पड़ गए थे, उनको डांटते कम थे, तो अपने मर्जी से खेलते थे, मगर वो अपने भाई का लिहाज करते थे तो उनसे नजर बचाकर खेलने जाते थे। एक दिन संध्या समय
हॉस्टल से दूर मैं एक कनकौवा लूटने बेतहाशा दौड़ा जा रहा था। आंखें आसमान की ओर थी और मन उस आकाशगामी पथिक की ओर जो मंद गति से झूमता पतन की ओर चला आ रहा था, मानो कोई आत्मा स्वर्ग से निकलकर विरक्त मन से नए संस्कार ग्रहण करने जा रही हो। बालकों की पूरी सेना लग्गे और झाड़दार बांस लिए इनका स्वागत करने को दौड़ी आ रही थी। किसी को अपने आगे पीछे की खबर न थी। सभी मानो उसी पतंग के साथ ही आकाश में उड़ रहे थे, जहां सब कुछ समतल है, न मोटर कारें, न ट्राम, न गाड़ियां। अब इसी खेल खेल में एक दिन लेखक एक पतंग को लूटने चले। जो पतंग कटकर गिरती है आकाश से, तो बच्चे लोग उसको लूटने के लिए दौड़ते हैं और जो लूट लेता है वो पतंग उसका हो जाता है। तो इसी खेल खेल में वो गए तो सभी बच्चे लोग उसके साथ दौड़ रहे थे और बहुत ही जोश में लेखक भी दौड़ रहे थे उस पतंग को पकड़ने के लिए। सहसा भाई साहब से मेरी मुठभेड़ हो गई, जो शायद बाजार से लौट रहे थे। उन्होंने वही हाथ पकड़ लिया और उग्र भाव से बोले, इतनी बाजारी लौंडों के साथ ठेले के कनकौवे के लिए दौड़ते तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें इसका भी कुछ लिहाज नहीं कि अब नीची जमात में नहीं हो, बल्कि 8वीं जमात में आ गए हो और मुझसे केवल एक दर्जा नीचे हो। आखिर आदमी को कुछ तो अपनी पोजीशन का ख्याल रखना चाहिए। कि जब वो पतंग लूटने के लिए दौड़ रहे थे तब उनकी मुठभेड़ हो गई, मतलब फेस टू फेस हो गई उनके बड़े भाई साहब से। बड़े भाई साहब ने उनको फिर पकड़ लिया और खूब डांटा कि ऐसे लड़कों के साथ क्यों तुम अपना दिन और समय बर्बाद कर रहे हो, तुम्हें अपनी पोजीशन का भी ख्याल रखना चाहिए। एक जमाना था कि लोग 8वां दर्जा पास करके नायाब तहसीलदार हो जाते थे। मैं कितने ही मिडिलचियों को जानता हूं जो आज अव्वल दर्जे के डिप्टी मजिस्ट्रेट या सुपरिंटेंडेंट हैं। कितने ही 8वीं जमात वाले हमारे लीडर और समाचार पत्रों के संपादक हैं। बड़े बड़े विद्वान उनकी मातहती में काम करते हैं और तुम उसी 8वें दर्जे में आकर बाजारी लौंडों के साथ कनकौवे के लिए दौड़ रहे हो। मुझे तुम्हारी इस कम अक्ली पर दुख होता है। तुम ज़हीन हो, इसमें शक नहीं, लेकिन वह ज़हन किस काम का जो हमारे आत्मगौरव की हत्या कर डाले। तुम अपने दिल में समझते होगे मैं भाई साहब से महज एक दर्जा नीचे हूं और अब उन्हें मुझको कुछ कहने का हक नहीं है, लेकिन यह तुम्हारी गलती है। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूं और चाहे आज तुम मेरी ही जमात में आ जाओ और परीक्षकों का यही हाल है तो निसंदेह अगले साल तुम मेरी समक्ष हो जाओगे और शायद 1 साल बाद मुझसे आगे भी निकल जाओ, लेकिन मुझमें और तुम में जो 5 साल का अंतर है उसे तुम क्या खुदा भी नहीं मिटा सकता। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूं और हमेशा रहूंगा। मुझे दुनिया का और जिंदगी का जो तजुर्बा है तुम उसकी बराबरी नहीं कर सकते। चाहे तुम MA और DPhil और D.Litt ही क्यों ना हो जाओ, समझ किताब पढ़ने से नहीं आती, दुनिया देखने से आती है। हमारी अम्मा ने कोई दर्जा नहीं पास किया और दादा भी शायद 5वीं 6ठी जमात के आगे नहीं गए, लेकिन हम दोनों चाहे सारी दुनिया की विद्या पढ़ लें, अम्मा और दादा को हमें समझाने और सुधारने का अधिकार हमेशा रहेगा। केवल इसलिए नहीं कि वे हमारे जन्मदाता हैं, बल्कि इसलिए कि उन्हें दुनिया का हमसे ज्यादा तजुर्बा है और रहेगा। अमेरिका में किस तरह की राज व्यवस्था है और 8वें हेनरी ने कितने व्याह किए और आकाश में कितने नक्षत्र हैं, यह बातें चाहे उन्हें न मालूम हो, लेकिन हजारों ऐसी बातें हैं जिनका ज्ञान उन्हें हमसे और तुमसे ज्यादा है। तो लेखक कहते हैं कि बड़े भाई साहब उनको फिर से समझा रहे हैं कि इतना एक बार पास कर लेने से कुछ नहीं होता और ये ना समझे कि वो उनके क्लास के बराबरी में आ गया है तो बड़े भाई साहब उनको नहीं डांटेंगे। ऐसी बात नहीं है, क्योंकि वो उनसे बड़े हैं और वो हमेशा रहेंगे। और अपने पोजीशन को समझे और बाहर के लड़कों के साथ नहीं खेलें। वो 8वीं पास है, 8वीं पास में लोग बहुत बड़े बड़े काम कर रहे थे पहले के टाइम में, इसलिए अपने बराबरी वालों के साथ वो खेल कूद करे। उनको बहुत समझाते हैं और आगे भी समझाते हैं कि जो उनका जो अनुभव है वो लेखक से ज़्यादा है। फिर उदाहरण देते हैं कि अम्मा और दादा जो कि बड़े हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं है, लेकिन उनको तजुर्बा ज़्यादा है।
और वो जब चाहें अच्छी बातें उनको बता सकते हैं। देव न करे आज मैं बीमार हो जाऊं तो तुम्हारे हाथ पांव फूल जाएंगे। दादा को तार देने के सिवा तुम्हें और कुछ न सूझेगा, लेकिन तुम्हारी जगह दादा हो तो किसी को तार न दे, न घबराए, न बदहवास हो। पहले खुद मर्ज पहचान कर इलाज करेंगे, उसमें सफल न हुए तो किसी डॉक्टर को बुलाएंगे। बीमारी तो खैर बड़ी चीज है, हम तुम तो इतना भी नहीं जानते कि महीने भर का खर्च महीना भर कैसे चले। जो कुछ दादा बेचते हैं उसे हम 20-22 तक खर्च कर डालते और फिर पैसे पैसे को मोहताज हो जाते हैं। नाश्ता बंद हो जाता है, धोबी और नाई से मुंह चुराने लगते हैं। लेकिन जितना आज हम और तुम खर्च कर रहे हैं उसके आधे में दादा ने अपनी उम्र का बड़ा भाग इज्जत और नेकनामी के साथ निभाया है और कुटुंब का पालन किया है, जिसमें सब मिलकर 9 आदमी थे। अपने हेडमास्टर साहब को ही देखो, एमए हैं कि नहीं, और यहाँ के एमए नहीं ऑक्सफोर्ड के 1000 रुपए पाते हैं, लेकिन उनके घर का इंतजाम कौन करता है? उनकी बूढ़ी माँ। हेडमास्टर साहब की डिग्री यहाँ बेकार हो गई। पहले खुद घर का इंतजाम करते थे, खर्च पूरा न पड़ता था, कर्जदार रहते थे। जब से उनकी माताजी ने प्रबंध अपने हाथ में ले लिया है, जैसे घर में लक्ष्मी आ गई है। तो भाईजान, यह गरुड़ दिल से निकाल डालो कि तुम मेरे समीप आ गए हो और अब स्वतंत्र हो। मेरे देखते तुम बेराह न चल पाओगे। अगर तुम यो न मानोगे तो मैं, थप्पड़ दिखाकर कहते हैं, अगर यो न मानोगे मैं इसका प्रयोग भी कर सकता हूं। मैं जानता हूं तुम्हें मेरी बात जहर लग रही है। तो बड़े भाई फिर से बहुत सारे उदाहरण देकर छोटे भाई को समझा रहे हैं कि अगर बीमार भी पड़ जाएं तो छोटे भाई को पता नहीं चलेगा क्या करना है, लेकिन वही अगर दादा रहेंगे तो वो न घबराएंगे, न चिंतित होंगे, वो खुद से ही इलाज करेंगे या फिर किसी डॉक्टर से इलाज सही तरीके से करवा लेंगे। फिर हेडमास्टर का उदाहरण देते हैं कि वो तो एमए पास है, लेकिन उनका घर को कौन संभाल रहा है? उनकी माँ संभाल रही है। ये सब उदाहरण देके वो छोटे भाई को समझा रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर नहीं समझोगे तो मैं थप्पड़ का भी प्रयोग कर सकता हूँ। मैं उनकी इस नई युक्ति से नतमस्तक हो गया। मुझे आज सचमुच अपनी लघुता का अनुभव हुआ और भाई साहब के प्रति मेरे मन में श्रद्धा उत्पन्न हो गई। मैंने सजल आंखों से कहा, हरगिज नहीं, आप जो कुछ फरमा रहे हैं वह बिल्कुल सच है और आपको उसके कहने का अधिकार है। छोटे भाई साहब को बड़े भाई साहब की बात अच्छी लगती है। वो कहते हैं कि हाँ, बड़े भाई साहब जो बोल रहे हैं वो अपने अनुभव से बता रहे हैं और वो सही है। भाई साहब ने मुझे गले से लगा लिया और बोले, मैं कनकौवे उड़ाने को मना नहीं करता, मेरा भी जी ललचता है, लेकिन करूं क्या? खुद बेराह चलूं तो तुम्हारी रक्षा कैसे करूं? यह कर्तव्य भी तो मेरे सिर है। बड़े भाई साहब कह रहे हैं कि पतंग उड़ाने का मन तो उनको भी करता है, लेकिन वो अपनी इच्छाओं को दबा कर रखते हैं, क्योंकि अगर वो खुद ही बेराह चलेंगे तो छोटे को कैसे सही राह पर ला पाएंगे। संयोग से उसी वक्त एक कटा हुआ कनकौवा हमारे ऊपर से गुजरा। उसकी डोर लटक रही थी। लड़कों का एक गोल पीछे पीछे दौड़ा चला आता था। भाई साहब लंबे हैं ही, उछलकर उसकी डोर पकड़ ली और बेतहाशा हॉस्टल की तरफ दौड़े। मैं पीछे पीछे दौड़ रहा था। तो अंत में लेखक ये कहते हैं कि जैसे कि भाई ने बताया कि उनका भी कनकौवा उड़ाने का या पतंग उड़ाने का मन करता है, तो संयोग से उन्हें किस्मत से उसी समय एक पतंग कटकर नीचे गिरने लगी जो उनके सर के ऊपर आ गया। उसकी डोर लटक रही थी, तो बड़े भाई साहब जो थे वो उछलकर उसे पकड़ लिए और दौड़कर हॉस्टल की ओर भाग गए। तो दोस्तों, ये थी बड़े भाई साहब की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी और अच्छे से समझ में आई होगी। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल।